नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर है मुगल पीरियड। इस क्लास में जो भी हम नोट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी PDF हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी में अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल पीरियड 1526 से 1707, 15 से 17 सेंचुरी के बीच में। अब मुगल पीरियड में जो किंगशिप थी, उसकी हिस्ट्री थी, उसके बारे में पता कर लेते हैं। मुगल पीरियड जो बेसिकली था वो ब्लेंड था किसका, इंडियन, पर्शियन और सेंट्रल एशियन एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और आर्टिस्टिक एलिमेंट, इन तीनों का मिक्सर से मुगल पीरियड बना था। इंडियन भी थे उसमें, पर्शियन ईरान से भी थे और सेंट्रल एशियन भी थे। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, इनके कल्चरल सिस्टम थे, इनकी आर्ट जैसी थी, उससे ये काफ़ी प्रभावित हुआ था। अब देख लेते हैं मुगल पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किंगशिप थी, वो कैसे थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल पीरियड का, वो स्टेबलाइज अकबर के टाइम पे ही हुआ था, और उसको पर्सो अरेबियन सिस्टम भी बोलते हैं। इंडियन सेटिंग में फारसी अरबी सिस्टम। सॉवरेंटी, मुगल रूलर्स ने बिगिनिंग विथ बाबर, उन्होंने टाइटल लिया बादशाह का, एम्परर। अपने आप को रिगार्ड किया कि वो फुल्ली सॉवरिन है, और उन्होंने कैलिफ की अथॉरिटी को नहीं माना था, खलीफा की अथॉरिटी को नहीं माना था। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट एम्परर घोषित किया था। अकबर ने असर्ट किया था कि मोनार्की है वो डिवाइन गिफ्ट है, वो जो राजशाही है वो एक भगवान की देन है। और अबुल फजल ने जो मोनार्क है उसको शेडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ कहा है, भगवान की छाया, शेडो धरती पर। और अकबर ने इम्प्लीमेंट किया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, सुलह कुल यूनिवर्सल, सार्वभौमिक शांति के लिए एक प्रिंसिपल बनाया था। और खुद को स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड माना था। जो भी उसके नीचे जनता है उसको उनकी रिलीजियस बिलीफ के लिए भी उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड माना था। स्टेट जो था वो सेंट्रलाइज था। सुप्रीम अथॉरिटी थी किसमें, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में, जुडिशियल में, मिलिट्री मैटर्स में। अब मुगल पीरियड के जो फाउंडर्स थे और अर्ली पीरियड था उसके बारे में एक एक करके अपन देख लेते हैं। बाबर 1526 से 1530। बाबर जो थे वो डिसेंडेंट थे किसके, तैमूर। फादर साइड है तैमूर, मदर साइड पे चंगेज खान, उसके वंशज थे। और उनका जो मोटिव था भारत में आक्रमण करना, वो था फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, और उज्बेक अटैक का डर था, और राणा सांगा का इनविटेशन था, उसकी वजह से वो भारत आया था। मिलिट्री विक्ट्री की बात कर लें तो उन्होंने जो मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था वो इब्राहिम लोदी को डिफीट करके किया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कीजिएगा। 1526 में हुई, और इब्राहिम लोदी को हराया था। ये क्यों हराया था कि इन्होंने कैनन का अच्छा यूज किया था, और ओटोमन के जो गनर थे, गन चलाने वाले, उनका यूज किया, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा का। और अरेबियन जो टेक्निक्स थी उनको यूज किया था। बाबर ने राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में भी हराया था। और
इन्होंने टाइटल अज्यूम कर लिया था गाजी का। इन्होंने मेदिनी राय को भी डिफीट किया था बैटल ऑफ चंदेरी में, और महमूद लोधी को बीट किया था बैटल ऑफ घाघरा में। बाबर की जो मेन लेगेसी थी वो थी कबूल और गंधार, दोनों इंटीग्रल पार्ट बन गए थे एम्पायर के। काबुल और गंधार दोनों इंटीग्रल पार्ट बन गए थे। और इन्होंने अपनी बाबरनामा लिखी थी, तुजबुक के बाबरी और मसनद, ये बुक्स लिखी थी। अब बात कर लेते हैं हुमायूं की। हुमायूं को डिफीट किया था शेर शाह ने बैटल ऑफ चौसा में एंड बैटल ऑफ कन्नौज में, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गए थे। तो उन्होंने एक दिल्ली में न्यू सिटी बनाई थी दिन पना, और उनकी सिस्टर गुलबंदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। और उनका जो टॉम्ब था वो फ्यूचर में जो मुगल जितने भी आर्किटेक्चर बने उसका बेस बना, उसी टॉम्ब की बेस पे मुगल आर्किटेक्चर आगे बढ़ा। आगे वाले जो भी आप आर्किटेक्चर देखें उसमें बेसिस यही था। बात करते हैं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी फाउंडर थे सेकेंड अफगान अम्पायर का, सूर डायनेस्टी का। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, दाम, जो कि सर्कुलेट हुआ था अंटिल 1835 तक। और इन्होंने ही शाही रॉयल रोड बनाई थी इंडस वैली से लेके सोनार वैली बंगाल पे। आज की डेट में आप इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कंस्ट्रक्ट कराई थी? शेर शाह सूरी ने। और इन्होंने बहुत सारे सराय भी बनाए थे जो पोस्ट ऑफिस का काम करते थे, और इसको मैनेज शाहाना करते थे, कस्टोडियन होता था। और ये पर्सनल अपनी एक रॉयल फोर्स भी रखते थे खासा केल के नाम से। उनके आर्किटेक्चर लिटरेचर की बात की जाए तो एक मौसलियम बनाया था सासाराम में, जिसमें इंडियन और मुस्लिम लाइफ स्टाइल को मर्ज किया गया था। इन्होंने पुराना किला और एक किला एक कुन्हा मॉस्क बनाई थी दिल्ली में। और मलिक मोहम्मद जैसी ने जो फेमस हिंदी वक्त पद्मावत लिखी थी वो इसी रेन में लिखी, शेर शाह सूरी के रेन में लिखी थी। अब बात कर लेते हैं अकबर के एज की, 1556 से 1605 तक। अकबर ने जो रूल किया वो बैरम खान के नेतृत्व में रूल किया था, और उनका बैरम खान को खान खानम भी जाना जाता था। अकबर ने डिफीट किया था हेमू को इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। उन्होंने डिफीट किया राणा प्रताप को बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। और बुलंद दरवाजा कंस्ट्रक्ट किया गया टू कॉमेमोरेट द गुजरात की विक्ट्री जो हुई उसके लिए बुलंद दरवाजा बनाया। 1582 में अकबर ने एक न्यू रिलीजन बनाया, दीन ए इलाही और डिवाइन फेथ, जिसका फोकस था बिलीव एक गॉड में, और जिसमें ओनली 15 फॉलोवर ही थे इंक्लूडिंग बीरबल। इन्होंने एक नया रिचुअल स्टार्ट किया था, झरोका दर्शन, अपीयरेंस एट द बालकनी, झरोके पे, ताकि उनकी एक्सेप्टेंस हो कि वो ही राजा हैं। इनके ही कोर्ट में नवरत्न होते थे, और लिटरेचर का भी काफी डेवलपमेंट हुआ था। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें अगर मेन मेन नवरत्न में बात करें तो अबुल फजल, ये ऑथर थे अकबरनामा के। अब्दुल रहीम खान खानन, इन्होंने बाबरनामा को तुर्की में ट्रांसलेट किया था। फैजी, इन्होंने लीलावती को पर्शियन एंड महाभारत का ट्रांसलेशन किया था। राजा टोडरमल, दीवान अशरफ। और इस पीरियड की अगर बात करें तो ये पर्शियन जो लिटरेचर था उसका रेनेसा था।
पर्शियन लिटरेचर काफी फैल गया था उस टाइम पे। तुलसीदास ने इसी टाइम पे रामचरितमानस लिखी थी। और एक मकतब खाना भी बनाया गया था। मकतब खाना था ट्रांसलेशन के लिए, फतेहपुर सीकरी में। और जो पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का, उसको रज्मनामा भी बोलते हैं। इनके पीरियड की अगर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज की थी वो उसके साथ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर था। वजीर का ऑफिस था दीवान आला, ये हेड था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। और इन्होंने सारी इनकम और एक्सपेंडिचर का कंट्रोल रखता था, इंक्लूडिंग खालिसा, जागीर और इनाम लैंड। तीन टाइम की लैंड थी, खालिसा, जागीर और इनाम। जो पहली लैंड है खालिसा या खालसा, वो जो लैंड है वो डायरेक्ट राजा की होती थी। राजा के शासक जो राजा होता था उसके कंट्रोल में होती थी। इसमें जो भी राजस्व इकट्ठा होता था वो सीधा राजा के खजाने में जाता था। राजस्वी जो खजाना था, शाही खजाना, उसमें जाता। दूसरा जागीर, ये लैंड जो रईस होते थे या जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स, उनको उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। इस पे टैक्स नहीं लगता था, नो टैक्स। ठीक है। पैसा देने के बजाय भूमि दे दी जाती थी, ये होगी जागीर। फिर तीसरी थी इनाम। ये भूमि कोई पुरस्कार या चैरिटी उसमें दी जाती थी। और धार्मिक कारणों से भी ये दी जाती थी। ये तीन टाइप की लैंड थी। आगे चलते हैं। मीर बख्शी, ये मिलिट्री का हेड होता था और सैलरी पेमेंट के लिए भी पे मास्टर जनरल था। और मनसब्स का अपॉइंटमेंट और इंटेलिजेंस सर्विस का हेड होता था। मीर समन, ये जो राजशाही इंपीरियल हाउस होल्ड था और कारखाने थे रॉयल वर्कशॉप शाही घराने, उसका हेड होता था। बात करते हैं चीफ काजी की। ये जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड होते थे और रेस्पॉन्सिबल होते थे चैरिटेबल डोनेशंस के लिए, रिलीजियस। मुहतसिब होते थे, ये पब्लिक मॉरल्स के लिए होते थे और शरिया को एनफोर्स करते थे। मॉरल कोड, वेट मेजर्स, ये सब को एनफोर्स करते थे। अब बात करें प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, प्रांतीय स्ट्रक्चर कैसा था। पूरा जो एम्पायर था वो डिवाइड था सूबा में, प्रोविंस में। उसका एक सूबेदार होता था। खलीसा या खालिसा लैंड वो रिजर्व थी रॉयल खजाने के लिए। लोकल गवर्नमेंट की सरकार में फौजदार था लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और अमल गुजर था लैंड असेसमेंट। लैंड रेवेन्यू के लिए अकबर ने जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसको दहशाला सिस्टम भी बोलते हैं। ये राजा टोडरमल ने किया था, बट जब्ती, बंदोबस्त, दहसाला तीनों एक ही है। इसमें क्या था, जो कैलकुलेट होता था स्टेट का शेयर, वो वन थर्ड था। जितना भी आपने एवरेज प्रोड्यूस करते उसका वन थर्ड था। वो किस पे बेसिस था, एवरेज आपका प्रोड्यूस कितना है और लोकल प्राइस है पिछले 10 साल में क्या थे, उसके बेस पे ये दहशाला सिस्टम 10 साल के लिए। ठीक है। उसके बेस पे एक रेवेन्यू निकाली जाती थी। उतनी कैश में लोगों को, सरकार को पे करनी पड़ती थी। अदर मेथड भी थे बटाई का, क्रॉप शेयरिंग कर सकते थे, गल्ला बख्शी या नसाक। प्रीवियस जो पास्ट रिकॉर्ड था उसके बेस पे एस्टिमेशन लगा के उस बेसिस पे भी आप टैक्स दे सकते थे। पीजेंट्स थे, उनको पट्टा मिलता, टाइटल डीड, और एक एग्रीमेंट होता था कबूलियत।
और उनको पहले से पता था कि उनको कितने पैसे सरकार को देने हैं एज ए टैक्स। लोन भी दिया गया था उस टाइम पे। और करोड़ीज को अपॉइंट किया गया था दाम मतलब इकट्ठा करने के लिए। अकबर ने एक गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, अशरफी बोलते थे। और उन्होंने एक नया एरा स्टार्ट किया था। उनके कॉइन्स पे इलाही एरा लिखा जाता था, हिजरी एरा की जगह। और उस पे पर्शियन फारसी कविताएं लिखी जाती थी, पर्शियन पोइट्री। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे मनसबदारी सिस्टम था, उसकी बात कर लेते हैं। मनसबदारी सिस्टम है, उसने फिक्स कर दिया था रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी ऑफिसर की क्या हो। रैंक, जो जात रैंक है, जो जात रैंक है वो डिटरमाइन करती थी ऑफिसर का जो पर्सनल स्टेटस है, उसकी सैलरी क्या होगी। जैसे सवार रैंक था कि वो कितने कैवलरी मैन उसको मेंटेन रखने हैं, घुड़सवारों की संख्या उसे कितनी मेंटेन करनी, वो हुई सवार रैंक। ग्रेडिंग सिस्टम था, मनसबदार 500 जात और बिलो होते थे, अमीर 500 से 2500 जात तक होते थे, और अमीर है उम्दा 2500 जात से अबव। अकबर ने डिसिप्लिन काफी रखा था, इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दाग सिस्टम। फोर्सेज पे दाग लगाया जाता और चेहरा हुलिया, डिस्क्रिप्टिव रोल बनाया सोल्जर्स का, एक रोल बनाया जाता था जिसमें हुलिया चेहरा रखा जाता, तो उससे इंश्योर होती थी कि क्वालिटी रहे। कितने नंबर ऑफ आपके पास आदमी है लड़ाई के लिए, वो मेंटेन किया था। जो पेमेंट किया जाता था मनसबदार को, उनको जनरली जागीर दी जाती थी सैलरी देने के बजाय। और ये जागीर थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होती थी, ये वापस जो राजस्व है उसमें ट्रांसफर हो जाती थी। अब बात कर लें जहांगीर है शाहजहां की। जहांगीर 1605 से 1627 तक, जहांगीर ने उनके बेटे जो खुसरो है उनके सपोर्टर गुरु अर्जुन देव थे, जो फिफ्थ गुरु है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। और इसी टाइम पे जहांगीर के टाइम पे कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रॉय उन्होंने विजिट किया था। और उन्होंने एक फरमान लिया था सूरत में फैक्ट्री लगाने का, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इन्होंने जस्टिस के लिए जंजीर अदल, चेन ऑफ जस्टिस, आगरा फोर्ट में एस्टेब्लिश किया था। जिसको भी रॉयल जस्टिस चाहिए था वो यहाँ पे जा सकता था। इन्होंने मनसबदारी में मॉडिफिकेशन किया था, दू अस्पा और सी अस्पा सिस्टम लाए थे, जिसके अंदर जो नोबल्स हैं वो एक्स्ट्रा ट्रुप भी मेंटेन कर सकते थे विदाउट उनकी रैंक को, जात रैंक को बढ़ाए हुए। और उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, सुजुकी जहांगीरी, वो पर्शियन में है। पेंटिंग जो है इस टाइम पे क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी, सबसे पीक पे थे। इस टाइम नेचुरलिज्म, इंडिविजुअल पोर्ट्रेचर पर ध्यान दिया गया था। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हालो और डिवाइन लाइट। रूलर्स का जो शासक था उसके हेड के पीछे प्रभा मंडल या दिव्य प्रकाश आप बोल सकते हैं। और उस्ताद मंसूर है, वो पेंटिंग में एक्सेल किए थे इस टाइम पे, पेड़ पौधों की पेंटिंग्स में। तो ये था उनका पीरियड। अब बात कर लेते हैं शाहजहां की। मुगल आर्किटेक्चर का जो पीक है वो शाहजहां के टाइम पे आया था। और इन्होंने मनसबदारी सिस्टम इन्होंने मॉडिफिकेशन किया था, मंथ स्केल सिस्टम लेके आए थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट था वो एक्चुअल आपको जितनी रेवेन्यू मिलती है उसके बेस पे ही
टैक्स लगता था। इनका जो कैंपेन था बल्क को सीज करना, वो अनसक्सेसफुल रहा, और कंधार जो है वो साफाविद जीत गए थे। और इन्होंने अहमदनगर लिया था अपने अंडर कंट्रोल में, और बीजापुर और गोलकोंडा के साथ ट्रीटीज की थी। राइटिंग की बात कर लें तो शाहजहांनामा रिटन किया था इनायत खान ने, और अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था। और शाहजहां के सन है, उन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवत गीता उपनिषद को पर्शियन में। और कोर्ट में रिचुअल्स है, अभिवादन के लिए, सैल्यूटेशंस के लिए चार तस्लीम, जमीन बोस, ग्राउंड को किस करना, वो इंट्रोड्यूस किया था। और सक्सेशन के लिए, जो इनके मरने के बाद में फ्यूचर में कौन किंग बनेगा उसके लिए कई बैटल हुई। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ खजवा, और बैटल ऑफ देवराई। इसके बाद में ये बैटल, सक्सेशन की जो बैटल हुई कि आगे कौन राज करेगा उनके बेटों में, उसमें जो जीत के आए वो आए औरंगजेब। और औरंगजेब ने जो टाइटल किया वो आलमगीर लिया, वर्ल्ड कॉन्करर, और इनको जिंदा पीर माना गया। मासीर द आलमगीरी जो है वो मुस्तैद खान ने लिखी, और आलमगीर नामा मिराज मोहम्मद कासिम ने, जिसमें औरंगजेब का जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका पूरा जो डिटेल्स है या वर्णन है वो इसमें मिलता है। अब इनकी सोशल पॉलिसीज क्या थी? इन्होंने बहुत सारी डिक्रीज इशू की थी। जवाबित आलमगीर और मुहतसिब को अपॉइंट किया था कि मोरल जो कोड्स हैं, ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए, भांग और ड्रग्स उन पर रोक लगाई थी, तो उनको एनफोर्स करने के लिए मुहतसिब को अपॉइंट किया था। औरंगजेब ने जो नाइन्थ सिख गुरु हैं, गुरु तेज बहादुर, उनको एग्जीक्यूट किया था। तो मुहर्रम, दशहरा, नवरोज, इसका जो सेलिब्रेशन था उसको बंद कर दिया था। जो सुलह है कुल का जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी जो एस्टेब्लिश हुई थी उसको रिवर्स कर दिया था। जिजिया वापस लगा दिया था, जिसकी वजह से राजपूत, जाट और सिख अलग हो गए थे। और इन्होंने हिंदू टेम्पल्स को भी काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था। इसने जो प्रैक्टिस थी झरोका दर्शन की, वो कंटिन्यू की। और रॉयल एस्ट्रोलॉजर थे या एस्ट्रोनॉमर थे, उनको डिसमिस कर दिया था, उनको सर्विस से निकाल दिया था। कोर्ट में सिंगिंग अलाउ नहीं थी, बट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अलाउ था, क्योंकि वो खुद भी ना बजाते थे, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अलाउ कर दिया था। और मनसबदारी में इन्होंने भी एक मॉडिफिकेशन किया था कि मशरूत एक नई रैंक बनाई थी, और एक खुराक दवाब बनाया था, जिससे एनिमल को जो फीडिंग की जाती है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए एक नया डिडक्शन बनाया था। तो इससे एनिमल को खाना खिलाने के लिए जो फीड चाहिए था वो अरेंज किया जाता था। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो विलेज ऑफिशियल्स थे, मुकद्दम जो हेड था विलेज का, पटवारी अकाउंटेंट था, और पोर्ट का जो अधिकारी था जो पोर्ट संभालता था उसको मुत्सद्दी बोलते थे। जागीरदारी की टाइप है, टंका जागीर थी, सैलरी के सैलरी नहीं दे के ये दिया जाता था। मशहूर जागीर ये कंडीशनल थी। वतन जागीर ये हेरिडिटरी थे, वंश दर वंश चलती रहती थी, नॉन ट्रांसफरेबल थी ये, और ये लोकल राजा को दी जाती थी। और अल्तम का जागीर थी, ये मुस्लिम्स जो नोबल्स थे, कुछ ऑफिशियल्स थे फैमिली टाउन्स में, उनको
दी जाती थी ये जागीर। ऐसे 4 टाइप की जागीर थी। जमींदार थे, वो जो किसान थे उनसे जो प्रोड्यूस होता था उस पे 10 to 25% टैक्स लेते थे। खुद की आर्म फोर्सेस से मेंटेन करते थे। और लैंड का जो प्रोड्यूस था उससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी और उनका राइट रहता था। और ये ही लोग कलेक्ट करने के लिए, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होते थे। अब ऐसे कौन से फैक्टर हुए थे औरंगजेब के बाद में ये जो एम्पायर था वो खत्म हो गया? इसकी बहुत सारी थी। सक्सेशन में इनस्टेबिलिटी थी। क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि भाई औरंगजेब के बाद कौन रहेगा। इसके बाद में फिर वॉर होने लग गए। हर कोई रूलर मरता था, उसके बाद वॉर होते थे। जागीरदारी, बहुत सारे मनसबदार बढ़ गए थे। 5 गुना हो गए थे औरंगजेब के टाइम पे। इसलिए जो रेवेन्यू जो मिलनी थी जागीर से वो कम हो गई थी। औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, जैसे मिलिट्री कैंपेन किया उन्होंने दक्कन में, डेक्कन में, तो उसकी वजह से सारा जो ट्रेजर था वो ख़त्म हो गया था, मैन पावर भी ख़त्म हो गई थी। और जो मिलिट्री स्टैग्नेशन था, इन्होंने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो वेस्ट के जो पावर थी, यूरोपियन पावर, उससे पीछे रह गए थे। साइंस और टेक्नोलॉजी का इन्होंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। तो लास्ट में जो लेटर मुगल्स थे उसमें हम समरी में देख लेते हैं कौन कौन थे। बहादुर शाह वन, इन्होंने मराठास को स्वदेशमुखी दी थी, बट चौथ नहीं दी थी। अब इसमें हम देख लें स्वदेशमुखी क्या था। जितने भी आपकी लैंड की रेवेन्यू थी उसका 1/10, मतलब 10% जो है वो मराठा को दिया जाता था। ये क्यों दिया जाता था? ये शिवाजी महाराज ने इंट्रोड्यूस किया था। और क्योंकि उनको सरदेशमुख बोला जाता था, मतलब चीफ रेवेन्यू कलेक्टर थे वो, तो उनको 10% स्वदेश में। तो बहादुर शाह वन ने मराठास को स्वदेशमुखी दिया था, बट चौथ का राइट नहीं दिया। मतलब चौथ मतलब 1/4, 25% टैक्स ऑफ योर रेवेन्यू, वो राइट नहीं दिया था। ठीक है। जहानदार शाह, इन्होंने इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या सिस्टम था? इस सिस्टम में बिडिंग होती थी, बिड लगाई जाती, बोली लगाई जाती थी। जो हाईएस्ट बिडर था वो बोलता था कि जैसे मान लीजिए ये एरिया है, इसमें 10 लोगों ने बिड किया कि भाई हम इसमें से सरकार को 30 रुपए देंगे टैक्स में। तो ये जो एरिया था जो हाईएस्ट बिड करता था, जैसे 30 रुपए किसी ने बिड किया तो उसको ये एरिया मिल जाता था। तो अब अगर ये जना अगर यहाँ से 35 रुपए कलेक्ट करता था तो 30 रुपए सरकार को दे देता था, वो 5 रुपए खुद के पास रख लेता था। अब वो चाहे 35 करे, 40 करे, 45 करे, उससे सरकार को कोई लेन देन नहीं। सरकार को ओनली 30 रुपए देने पड़ते थे। इसको रेवेन्यू फार्मिंग भी बोलते थे। जानदार शाह जिजिया को अबोलिश कर दिया था और स्वदेशमुखी और चौथ का राइट साहू को दे दिया था, महाराजा साहू को। तो ये जुल्फिकर खान की हेल्प से राजा बने थे। फारूक सियार, फरुख सियार, इन्होंने जिजिया को पूरा खत्म कर दिया था। और ये सैयद ब्रदर्स जो थे वो किंग मेकर्स थे, उन्होंने इसको बनाया था। और इन्होंने ही ब्रिटिश को फरमान दिया था 1717 में। मोहम्मद शाह रंगीला, इस टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स इमर्ज हो गए थे। नादिर शाह ने इंडिया पे आक्रमण कर दिया था, दिल्ली को लूट किया और कोहिनूर डायमंड लेके चला गया था। आलमगीर सेकंड, जो बैटल ऑफ प्लासी थी 1757 की, वो इसी टाइम पे लड़ी गई थी। शाह आलम सेकंड, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी वो भी शाह आलम सेकंड के टाइम पे हुई थी। और ये हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर में।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होने के बाद ये काफ़ी कमज़ोर थे, फिर भी ना बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी, उसमें ये हार गए। और यहाँ साइन की, ट्रीटी साइन की इलाहाबाद की। और इसमें दीवानी राइट्स जो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चले गए थे। और अंत में वो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के ही पेंशनर बन गए थे। अकबर सेकंड है, उन्होंने राम मोहन रॉय को राजा राम मोहन रॉय का टाइटल दिया था। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक फेस्टिवल किया था, फूल वालों की सेब। बहादुर शाह सेकंड, ये लास्ट मुगल एम्पायर के एम्परर थे। और इनका जो पेन नेम था वो था जफर। और इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था 1857 की क्रांति में, रिवोल्ट 18, जिससे उनका डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में। इस तरह मुगल एम्पायर की मुगल एम्पायर की हिस्ट्री है, वो खत्म होती है। आगे हम चलते हैं। मुगल के काल में आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर कैसा था? तो जो मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर थे वो इंडो इस्लामिक सिंथेसिस को प्रेजेंट करते हैं। इसमें जो था सेंट्रल एशियन, पर्शियन और इंडिजिनस इंडियन स्टाइल सारी मिक्स थी। आर्किटेक्चर फीचर की बात की जाए तो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था मेहराब का, ट्रू आर्क एंड डोम्स का, and गुंबद का। और जो इंटीरियर था विदाउट कॉलम भी बन जाता था। और इन्होंने लाइम मोर्टर का, चूना पत्थर का यूज करना स्टार्ट किया था, जिससे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिले। और जो डिज़ाइन थी वो सिमेट्री में थी। और चार बाग लेआउट में थे, ऐसा चार बाग लेआउट में थे, एक दो तीन चार, ऐसे चार बाग स्टाइल में थे। मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर यूज हुआ था, और वाइट मार्बल भी यूज हुआ था। डेकोरेशन में नॉर्मली ह्यूमन और एनिमल को अवॉइड किया गया था। जियोमेट्रिक फ्लावर की डिज़ाइन और कैलीग्राफी का यूज किया गया, जिससे कुरानिक जो इंस्क्रिप्शन है उनको लिखा गया। और पितृदुरा स्टाइल यूज किया गया। ये स्टाइल होता है जिसमें संगमरमर में हार्ड और कलर्ड स्टोन को यूज किया जाता है, उनको मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये प्रोमिनेंट हो गया था उस टाइम पे। अब अगर फेज वाइज बात करें कि कौन से शासक के टाइम पे कौन कौन सी स्टाइल आई थी, तो बाबर की बात करें तो चार बाग ट्रेडिशन आई थी। आराम बाग बना है आगरा का, जैसे ये चार बाग हो गया। ठीक है। हुमायूं का जो टॉम था उस पे डबल डोम यूज हुआ है। अकबर की बात करें तो उन्होंने रेड स्टोन से रेड सैंड स्टोन से फोर्ट बनाए आगरा में, लाहौर में। उन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाई, जिसमें कई सारी बिल्डिंग थी, उसमें गुजराती बंगाली स्टाइल थी। बुलंद दरवाजा, जामी मस्जिद और पंचमहल, दीवान आम, दीवान खास, जहांगीरी महल आगरा फोर्ट में, और हिंदू डिजाइन के अकॉर्डिंग बना है, ये सब बनाए थे। बात करें जहांगीर की, और अकबर का जो अनफिनिश्ड टॉम था उसको फिनिश किया सिकंदरा में। और टॉम जो इत्माद उद्दौला का जो था, वो फर्स्ट मुगल बिल्डिंग थी जो कि कंप्लीटली वाइट मार्बल में थी और पित्रदुरा में की हुई थी। जहांगीर ने मोती मस्जिद लाहौर में बनाई थी। और शालीमार और निशांत गार्डन का शिलान्यास किया था, गार्डन कश्मीर में किया था। शाहजहां शाहजहां ने काफ़ी वाइट मार्बल यूज़ किया था। इस टाइम पे जो आर्ट आर्किटेक्चर था वो पीक पे था। उसमें ताजमहल है, मुगल आर्किटेक्चर का सबसे पीक बताया जाता है। और इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, उसका नाम उस्ताद ईशा था। और
इन्होंने शाहजहांबाद दिल्ली में सिटी बनाई थी, रेड फोर्ट बनाया था, और दिल्ली की जामा मस्जिद, मार्बल की मोती मस्जिद आगरा में, शीश महल, और मुसलमान बुर्ज आगरा में बनाया था। औरंगजेब के टाइम पे आर्किटेक्चर लगभग खत्म और एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी। जो बने थे उसमें मोती मस्जिद है दिल्ली की, बादशाही मॉस्क है लाहौर में, और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। ये ताजमहल के थोड़ा छोटा वर्जन था, अपनी वाइफ के लिए बनाया गया था। पेंटिंग्स और म्यूजिक की बात कर लें, जो पेंटिंग्स जो मुगल स्कूल की थी वो ओरिजिनेट हुई थी पर्शिया से, जब हुमायूं वहाँ पे यहाँ से हार के वहाँ चले गए थे तब। इसमें अकबर ने एक वर्कशॉप बनाई थी, तस्वीर खाना, और इसमें जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी उनका इलस्ट्रेशन था, जैसे हमजानामा। पेंटर्स में जसवंत और दसवंत था। औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी शाही प्रोटेक्शन जो था पेट्रोनेज वो ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से सारे आर्टिस्ट रीजनल एरिया में चले गए थे, तो वहाँ की आर्ट फिर ज़्यादा फ्लोरिश हुई। म्यूजिक अकबर के कोर्ट में काफ़ी म्यूजिशियंस थे, इंक्लूडिंग तानसेन ऑफ ग्वालियर, जिन्होंने नए राग भी बनाए हैं। औरंगजेब ने तो गाना बंद ही कर दिया था और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को अलाउ किया था, क्योंकि वो खुद वीणा बजाने में महारत थे, इसलिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अलाउ किया हुआ था। तो इस तरह हमारा कंप्लीट मुगल पीरियड ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी एमसीक्यू करना है तो हमारी ऐप सूर्य आईक्यू एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुगल पीरियड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सारे फैक्ट्स जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास करें। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।